स्टूडेंट्स, आपका ये जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन्वॉल्व होता है। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, जिसके अंदर आपका ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस आता है, दैट इज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस आता है। उसके बाद आपका सेक्शन 38 इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर आपने असेंशियल्स करने हैं वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के। नाउ व्हाट आर द असेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस? द फर्स्ट असेंशियल इज द टेंडर मस्ट बी अनकंडीशनल। मीन्स कि आपने जब भी कोई पार्टी, से फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, दे आर द टू पार्टीज, ये पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है और ए अपना ऑफर जो है परफॉर्मेंस का वो बी को देता है उसी स्पेसिफाइड डे पे, उसी टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन की गई हैं, और बी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो ए जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपने परफॉर्मेंस से, क्योंकि ए ने अपनी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर किया था बट बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये नॉन परफॉर्मेंस ए जो है वो तभी अपनी परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो सकता है, या बी जो है वो उसको नॉन परफॉर्मेंस के लिए सू नहीं कर सकता। ये तभी हो सकता है जब ए जो है वो जो परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है वो विदाउट एनी कंडीशन हो। मतलब जिस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की गई हैं उसी तरीके से ए बी को ऑफर कर रहा है और ए किसी और तरीके की कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं कर रहा। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए ने बी को 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो ट्रांसफ़र या डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था, और ए 1 मार्च को वो डिलीवर कर भी रहा है। बट ए कहता है कि मैं खाली देखो 50 बेल्स ही ट्रांसफ़र करूंगा, 50 मैं तुम्हें तब करूंगा जब तुम मुझे फुल पेमेंट कर दोगे। सो दिस वॉज नॉट द रूलिंग और द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टर्म के हिसाब से उसको पूरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना था और विदाउट एनी कंडीशन करना था। मीन्स आपने जब भी अपना टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस करना है, जब भी अपना ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करना है, तो वो विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए, विदाउट एनी क्रॉस ऑफर या काउंटर ऑफर्स के होना चाहिए। सेकेंड इज द टेंडर मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। मतलब जैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक रीजनेबल टाइम आपको स्पेसिफाई किया गया है, जो टेंडर है वो भी उसी रीजनेबल टाइम में हो जाना चाहिए। अगर आप बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम या बिफोर द रीजनेबल टाइम आप उस चीज़ को कैरी करते हैं, तो दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करने से जब डिनाई करेगी, तो वो अगर आपको दोबारा से स्पेसिफिक परफॉर्म करने के लिए बोलती है या आपको नॉन परफॉर्मेंस के लिए सू करती है, तो वाकई आप नॉन परफॉर्मेंस के लिए सू होंगे। क्या मतलब है कहने का? ए को अगर बी ने कहा था कि 1 मार्च को तूने डिलीवरी करनी है और 1 मार्च से पहले वो फरवरी में डील करना शुरू कर देता है या 1 मार्च के बाद डील करना शुरू कर देता है, तो बी के पास पूरी पावर है कि वो उसको पूरे तरीके से डिनाई कर सकता है, क्योंकि वो बिफोर और आफ्टर द रीजनेबल टाइम या डे किया जा रहा है। और कल को बी जो है वो सू कर सकता है ए को कोर्ट के अंदर और बोल सकता है कि ए को बोला जाए कि वो स्पेसिफाइड डे पे अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल करे। दूसरा, हम लोग ये जानते हैं कि जब लैप्स ऑफ टाइम हो जाता है, जब जो रीजनेबल टाइम दिया गया होता है वो उसके बियॉन्ड चीज़ें कैरी की जाती हैं, तो दूसरी पार्टी की चॉइस है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। मतलब अगर ए जो है वो 1 मार्च के बाद चीज़ों को डिलीवर करता है, तो ये बी के ऊपर है कि बी उसको एक्सेप्ट करता है या उसको डिनाई करता है, और ए उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी डील नहीं कर सकता। थर्ड इज कि जो टेंडर होना चाहिए वो पूरी टेंडर मस्ट बी ऑफ होल ऑब्लिगेशन। मींस अगर 100 बेल्स ऑफ कॉटन बोले हैं तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस करे तो वो 100 बेल्स ऑफ कॉटन के साथ ही करे। ये नहीं है कि 50 बेल्स ऑफ कॉटन के साथ वो उसको ऑफर कर रहा है और अगर बी उसको मना कर देगा तो ए अपनी परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपनी परफॉर्मेंस से तभी डिस्चार्ज हो सकते हैं जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर वे में पूरे तरीके से रीजनेबल टाइम के साथ, रीजनेबल स्पेसिफाइड डे के साथ, स्पेसिफाइड टर्म्स के साथ और होल ऑब्लिगेशंस के साथ फुलफिल करते हैं। आप अपनी डिजायर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को कैरी नहीं कर सकते अगर कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं या आप लोगों ने म्यूचुअली चीज़ों को कैरी किया हुआ है। फोर्थ थिंग इज कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। मींस कि कल को अगर जो प्रोमिसर है वो ऑफर कर रहा है जब अपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरी पार्टी को, तो दूसरी पार्टी को एक रीजनेबल टाइम दिया जाए कि वो गुड्स को प्रॉपर वे में इंस्पेक्ट करे। मींस
वो ये देखे कि जिस क्वालिटी, जिस क्वांटिटी या जिस डिस्क्रिप्शन की गुड्स उसने डिमांड की थी क्या वही है। से फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी से बासमती राइस डिमांड किए हैं और जब बी उसको वो बासमती राइस ऑफर कर रहा है तो ए को स्पेसिफाइड टाइम दिया जाए ये देखने के लिए कि क्या ये वही बासमती राइस हैं जो सैंपल में मैंने देखे थे, क्या उतनी ही क्वांटिटी के हैं जितनी क्वांटिटी के मैंने मंगवाए थे, क्या ये वही क्वालिटी है, उसी डिस्क्रिप्शन की है, तो ये स्पेसिफाइड टाइम उसको दिया जाए। राइट, तो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस जो आपके सेक्शन 38 में डील करती हैं। उसके बाद आपकी सेक्शंस आती हैं 40 में डील करती हैं। कुछ सेक्शंस, कुछ पॉइंट्स इसमें 37 में डील करते हैं, कुछ इसमें 40 में डील करते हैं, कुछ सेक्शन 41 में डील करते हैं। जो चीज़ सेक्शन 40 में डील करती है, अब जो टॉपिक है वो एक्चुअल में है द पर्सन हु शुड परफॉर्म द परफॉर्मेंस। कौन से लोग परफॉर्मेंस परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की होती है वही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करती है, मतलब द प्रोमिसर हिमसेल्फ परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका सेक्शन 40 में डील करता है। लेकिन अगर कल को प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका एजेंट जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है। ये आपका सेक्शन 41 में डील करता है। राइट, कल को अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो प्रोमिसर की जगह पे सर्वाइविंग पार्टनर्स के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करते हैं तो वो टोटली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स पे बेस्ड है, मतलब जैसे प्रोमिसर की सिंगिंग पे बेस्ड था, प्रोमिसर की कोई इंस्ट्रूमेंट के प्लेइंग के ऊपर था, प्रोमिसर की स्केचिंग के ऊपर था, मतलब जो उसका पर्सनल स्किल है जैसे गाना गाना, स्केच करना, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, वो खाली वही पर्सन कर सकता था, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज प्रोमिसर को खुद ही परफॉर्म करना है, लेकिन अगर प्रोमिसर की डेथ अकर हो जाती है, वो इंसेन हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। बाकायदा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर्सनल स्किल पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों का जॉइंट प्रोमिसर्स आता है। वो जॉइंट प्रोमिसर आपका सेक्शन 41 to 45 डील करता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जॉइंट प्रोमिसर जो है वो किस तरीके से लायबिलिटी में आते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जिसके अंदर आता है कि there are 2 or more than joint promisors. The joint promisors are supposed to perform their performance jointly. Rights and liabilities of the joint promisors शेयर्ड अमंग देमसेल्व्स, लॉसेज शेयर अमंग देमसेल्व्स, ये सारी चीज़ें आपको जॉइंट प्रोमिसर्स में पढ़नी है।